जय हिंद दोस्तों, आप सभी का डायमंड एकेडमी 245 पर स्वागत है। मैं राकेश कुमार। आप दोस्तों एनसीईआरटी का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। मैंने 4 चैप्टर जो है पढ़ा दिए हैं। आपको ऊपर लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वह राजा और एक प्राचीन गणराज्य। दोस्तों जैसे आजकल चुनाव होते हैं, पहले भी ऐसे चुनाव होते थे। एक छोटी सी कहानी है। जब शंकर उठा तो उसने देखा कि उसके नानी नाना वोट डालने जा रहे थे। दरअसल चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकर जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपनी शासकों का चुनाव करने जा। तो दोस्तों आज हम यही पढ़ेंगे कि पहले चुनाव कैसे होते थे, चुनाव की प्रतिक्रिया क्या थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हमने अपने शासकों को चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यज्ञ दोस्तों, एक अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने अगर रोका तो उसे वह अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती। दोस्तों बात एक ये थी, एक राजा अश्वमेध एक घोड़े को छोड़ता था, उस पर कुछ चुनौती लिखी होती थी और जो घोड़ा पकड़ता था उसे उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। में जो जीतता था वो राजा बनता। पूरी कहानी पढ़ते हैं। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने अगर रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। उसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाग की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा उसके पुत्रों, कई छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रतिक्रिया को देखना भर था। राजा यज्ञ करता था, उसके जो परिवार के भाई, सगे संबंधी, रिश्तेदार यज्ञ में भाग लेते थे, लेकिन जो अन्य राजा थे उसके लिए उपहार लाते थे और राजा का जो जो यज्ञ कर रहा है उसको बैठकर केवल देखते थे। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। पुरोहित पुरोहित शब्द दोस्तों ब्राह्मण से है। पुरोहित मतलब ब्राह्मण। जो यज्ञ कराते थे उन्हें पुरोहित कहा जाता। इस अथवा वैश्य जैसे सामान लोग उपहार लाते थे। वैश्य जो वैश्य लोग थे जो राजा के उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किए। तो जो शूद्र थे उनसे काफी
जो ब्राह्मण थे वो छुआछूत मानते थे और उन्हें अनुष्ठानों में, यज्ञ, पवित्र कार्यों में शामिल नहीं होने दिया जाता। वर्ण, वर्ण मानो दोस्तों थे जात। वर्ण कितनी थी? 4। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद में रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित मतलब ब्राह्मण, योद्धा, छत्री, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। यहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था, जिन्हें वर्ण कहते थे। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन, वेदों को पढ़ना, पढ़ाना और यज्ञ कराना, इनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। पुरोहित दोस्तों ब्राह्मणों के लिए, पुरोहित शब्द ब्राह्मणों के लिए प्रयोग हुआ है। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता। उनका काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना तथा तीसरे स्थान पर विष या वैश्य था। इन इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। तो दोस्तों क्षत्रिय थे जो युद्ध का काम करते थे, और जो ब्राह्मण थे, जो कृषक थे, सॉरी, जो वैश्य थे वो कृषक भी थे, व्यापारी भी थे, तो इनको यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। शूद्र जो थे इनको यज्ञ करने का अधिकार नहीं प्राप्त। शूद्र। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। पराया औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया है। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। दोस्तों पहले ये था कि जो महिलाएं थीं, चाहे वो ब्राह्मण की घर की हो, चाहे वो वैश्य की घर की हो, उनको जो वेद पढ़ने का या यज्ञ अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। उन्हें शूद्र के ही बराबर दर्जा दिया जाता था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ही ब्राह्मण होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों को से संपर्क अपवित्र माना जाता था। ये दोस्तों जो शव जलाते थे, भोजन संग्राहक थे, शिकारी थे, इनको अपवित्र माना जाता था। जो ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, तो शूद्रों से संपर्क दूर माना जाता था। शूद्र, वैश्य जो शूद्र थे वेद नहीं पढ़ सकते थे, यज्ञ अनुष्ठान भाग नहीं ले सकते थे। शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय के साथ बैठकर भोजन भी नहीं कर सकते थे, पढ़ भी नहीं सकते थे। ऐसा होता था।
कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे, कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। जो दोस्तों पुरोहित थे, इनका जो प्रभाव था, इनके जो नियम थे, बहुत सीमित थे। अब जनपद पढ़ेंगे हम लोग। दोस्तों नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में इस पे हम लोग देखेंगे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन प्रस्थलों में से कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि है, इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। देखिए दोस्तों, ये धूसर पात्र है। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियाँ, कटोरी ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता है। महाजनपद दोस्तों, ये टॉपिक महाजनपद है, इसको नोट कर लेना। इसका जो तिथि है महाजनपद, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जो जनपद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। दोस्तों यूपीएससी डेट पूछ सकता है कितने साल पहले, 2500 साल पहले। मानचित्र में हम लोग कुछ जनपद को देखेंगे। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात उनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी की चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्ध दोस्तों हम लोग जूम करते हैं फिर देखते हैं। तक्षशिला, गंधार, कुरु, हस्तिनापुर, पंचाल, कौशाम्बी, राजगिरा, मगध, वज्जी, आदि। चलो लोग हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर।
और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। अपनी समृद्ध और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती। दोस्तों, जब किसी दीवार को बनाना हो या किलाबंदी करना हो तो काफ़ी मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। सामग्री, ईंट, सीमेंट, तो उसके लिए योजना बनाना इन लोगों को पड़ता था। और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में हम लोग आगे अध्याय में पढ़ेंगे। दोस्तों, आहत सिक्के क्या होते थे? आहत सिक्के वो सिक्के होते थे जिन्हें चांदी को काट कर उस पर मोहर लगाई जाती थी। ये चौकोर होते थे, कुछ गोलाकार होते थे। इन्हें आहत सिक्के कहा जाता। ऐसे होते थे इस पर ठप्पा लगाकर इस पे कुछ राजा रानियों की चित्र, कुछ तिथि डालकर वो तैयार किया जाता। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कौशाम्बी किले की दीवार है। कौशाम्बी किले की दीवार का यह चित्र है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट का दीवार का अवशेष है। इसका निर्माण लगभग 2500 साल पहले हुआ था। कर कर दोस्तों एक प्रकार से होता था टैक्स। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी में पूछा जा सकता है। कर महाजनपदों के पास राजा सॉरी महाजनपद में राजा विशाल किले में बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का छठवां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। इसे भाग कहा जाता था। मान लीजिए अगर 10% पैदा हुआ तो 6% ये लोग कर लेते। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि बुनकर, लोहार, सोनार। राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। दोस्तों, जो कारीगर थे, कपड़ा बुनने वाले, लोहार, सुनार, ये राजा के लिए एक दिन कर के रूप में काम करते थे। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। इसे जो गाय पशुपालक थे उनके लिए दूध, घी आदि दिलाते थे। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। जो व्यापारी थे, जो व्यापार करते थे, सामान खरीद कर एक देश से दूसरे देश या एक जिले से दूसरे जिले में बेचते थे, उनको उनसे
भी कर लिया जाता था। वो लोग भी राजा को कर देते थे। आखेटकों तथा संग्राहक को जंगल से प्राप्त वस्तुएं भी देनी होती थी। जो संग्राहक थे जंगल से फल फूल एकत्र करते थे, अपना पेट भरते थे, वह शहद फल फूल आदि राजा को जंगल से लाकर देते थे। कृषि में परिवर्तन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बचने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों को रोपण शुरू शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। पहले दोस्तों क्या होता था, धान ऐसे ऐसे खेत में छिड़क दिए गए, तो जब पेड़ हुए तो एक लाइन से हो गए, तो एक पेड़ एक के ऊपर एक पेड़ एक के ऊपर एक पेड़ के ऊपर एक जम गया, तो इससे फसल अच्छी नहीं होती थी। एक पेड़ मान लीजिए छोटा है, एक बड़ा है, तो एक तैयार हो गया, नीचे वाला पेड़ जो है खराब गया। अब ये लोग रोपड़ भी दी करने लगे। पहले एक जगह धान को बैठा दिया, फिर उसको ब्याड़ा बनाया, फिर एक निश्चित समय सीमा निश्चित कतार में उसको ऐसे ऐसे बो दिया, इससे फसल अच्छी होने लगी। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रहा जाते थे, इसलिए पैदावार ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। एक काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेती हर मजदूर कम काम करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण है मगध का। सूक्ष्म निरीक्षण मगध। दोस्तों हम लोग मानचित्र में जो है मगध भी देखे थे, अभी फिर से देख लेंगे। दोस्तों हम लोग मगध देख रहे हैं इसमें। देखिए ये मगध है। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदी जैसी नदियां मगध से होकर बहती थीं। या यातायात का जल वितरण और गाय जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर बनाने के लिए लकड़ियाँ, गाड़ी बनाने के लिए रथ, ओ सॉरी, गाड़ियाँ रथ बनाने की लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी।
गंगा नदी, सोन नदी। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्म नंद एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिरा, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का जो दोस्तों पटना है, को राजधानी बनाया गया। 2300 साल पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना। वज्जी, जैसा कि हमने पढ़ा है, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली यानी बिहार थी। यह एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है, किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कामकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में हम लोग अध्याय 6 में पढ़ेंगे, दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत सजीव वर्णन मिलता है। गढ़, गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। संघ अर्थात संगठन या सभा के लिए शब्द यूज होता था। वज्जी, वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बुद्ध के निकाय व्याख्यान कितने वर्ष पहले लिखे गए हैं? तो 300 साल पहले। अजातशत्रु या अजातशत्रु वज्जी संघ, अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। जो अजातशत्रु थे वो वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नत करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना तो चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर
उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में दोस्त हम लोग अध्याय 10 में पढ़ेंगे। अनियंत्र, इसमें बताया गया है एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते थे। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक दर्जा नहीं मिलता था। उससे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले। एथेंस में खदानों, खेतों और घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।